हर एक जगह हमें देखना होता है, क्योंकि आज के समय में अगर एक भी सनसनी न्यूज या रिपोर्टिंग कहां पे आग लगा दे, कहां पे क्या कुछ कर ले, कोई भरोसा नहीं है। जब एक बार आग लग गई तो फिर उसको बुझाने में समय लगता है। हम लोग आज के दिन पे इस बात को कतई तैयार नहीं है कि यूपी में फिर से कर्फ्यू लगे, यूपी में दंगों की शुरुआत हो, यूपी में किसी प्रकार की अराजकता की छूट किसी को दी जाए। और इन सब चीजों के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। और इसलिए हम बार बार इस बारे में कहते हैं कि एक संवेदनशील और सकारात्मक रिपोर्टिंग मीडिया के स्तर को और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को और भी विश्वसनीय बनाता है। और उन स्थितियों में मैं अमर उजाला परिवार को इस बारे में 78 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उस विश्वसनीयता पर खरा उतरने का प्रयास किया है और वर्तमान की चुनौतियों के साथ अपने आप को तैयार किया है। मित्रों, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भारत के लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह भी जानना हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर होता है व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र का है, वो अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने अनुसार कार्य करता है, लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि कभी कभी उसके स्वर ट्रेड यूनियन जैसे दिखाई देने लगते हैं। याद रखना, ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति कभी भी सकारात्मक नहीं रही, और जहां पे भी ये प्रवृत्ति पनपी है वहां पर उसने सत्यानाश ही किया है, किसी का कल्याण नहीं किया है, सिवाय चंद उस ग्रुप के लिए चंदा वसूली के सिवाय। जो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का काम करते हैं। आप देखते होंगे वे ट्रेड यूनियन के नेता कोई काम नहीं करते, एक झोला कंधे पर लटका करके पूरे घूम घूम करके डिस्टरबेंस करते हैं, हर एक व्यक्ति से चंदा वसूली करके अपने घर को तो भरते हैं, लेकिन उस श्रमिक को, उस कामगार को और उस सिस्टम से जुड़े हुए हजारों और लाखों लोगों को एक समय के बाद भूखमरी के कगार पर ला करके खड़ा कर देते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों को, जिनके लिए सोसाइटी में जगह नहीं होनी चाहिए, बहुत बार जब हम हीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसका खामियाजा एक लंबे समय तक समाज को भी और देश को भी भुगतना पड़ता है। आपके सामने ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, और ज्यादा दूर मत जाइए, कानपुर आपके सामने उदाहरण है। कभी कानपुर देश के अंदर एक समृद्धतम शहरों में से एक था, हजारों लोगों के रोजगार का एक माध्यम बना था। आज क्या है, वहां सारे उद्योग बंद हो गए थे। वहां पर जो लोग पहले बड़े गर्व के साथ सिर तान करके जाते थे, अपने घर से अपना टिफिन लेकर के जाते थे, उद्योग में काम करते थे और फिर उसी गौरव और गरिमा के साथ वापस आते थे, उद्योग बंद हो गए। जो व्यक्ति गौरव के साथ जाता था आज वहां पे ठेला लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति ने वहां के उद्योगों को नष्ट कर डाला, पूरी तरह बर्बाद कर डाला। और उद्योगपति तो दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह उसने उद्योग लगा लिए, लेकिन वहां कार्य करने वाला कार्मिक जो था, श्रमिक जो था, वह जिस ट्रेड यूनियन का शिकार बना, ट्रेड यूनियन के नेता भी कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ हो गया,
लेकिन ट्रेड यूनियन का शिकार बना श्रमिक भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। गलत रिपोर्टिंग हमेशा दुष्परिणामों से दुर्गति की ओर सिस्टम को लेके जाता है। नकारात्मक रिपोर्टिंग हमेशा दुर्गति का शिकार बनाता है पूरे सिस्टम को, गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। और सकारात्मक रिपोर्टिंग उसी प्रकार से उस पूरी सिस्टम को प्रगति और समृद्धि के नए सोपान की ओर लेके जाता है। जिस सकारात्मक भाव के साथ हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया, और आज उत्तर प्रदेश की प्रगति आप सबके सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने आज देखने को मिल रही होगी। मित्रों, आज से 9 वर्ष पहले जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंपा था, उस समय हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौतियां इस बात की भी थी, और मैं ये नहीं समझ पाया कि मुझे यूपी क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं तो एक सांसद था, स्वच्छंद था, बेरोक टोक अपने कार्यक्रमों के साथ जुड़ा रहता था। और यूपी भेजने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि मैं तो एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन हम लोग आए थे क्योंकि यूपी की समस्या को मैं जानता था। मैं जानता था यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते हैं। मैं जानता था यहां पे हर जिले में सत्ता का समानांतर एक माफिया सत्ता संचालित होती है, और उसी के इशारे पर वहां का पूरा सिस्टम कार्य करता है। मैं जानता था कि यहां पे हर व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, चिकित्सक हो, व्यापारी हो, या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति, वह स्थानीय गुंडों को गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर है। और मैं ये भी जानता था कि इस प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हर उस परिवार ने, जिसके परिवार में कोई बेटी होती थी, वह 10 बार सोचता था। फिर बेटी बड़ी होती थी तो उसको पढ़ाई करने के लिए क्या करना है, घर के बाहर, दूर प्रदेश के बाहर, या तो छात्रावास में या रिश्तेदारी में उस बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। प्रदेश में जानता था कि इससे पहले की जो सरकारें हैं, ये लोग प्रदेश को कहां ले जाना चाहते थे। न इंफ्रास्ट्रक्चर था, और हम लोग तो इस बात को मानते थे कि भाई आप देश के अंदर कहीं से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा का अंदाजा आपको लग जाएगा। जहां सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लग जाएं और चलना थोड़ा कठिन हो जाए, सायकाल है, अगर जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए तो मान के चलो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। यानी ये 2 आधार थे। अगर आप दिन में आ रहे हैं तो सड़कों पर गड्ढे, और रात्रि को आ रहे हैं तो जहां से अंधेरा शुरू हो जाए मान के चलो अब यूपी के बॉर्डर पे आप आ गए हैं। प्रदेश का खजाना खाली था, कोई बैंकर्स हमें पैसा देने को तैयार नहीं था। कर्ज लेने की भी एक सीमा होती है, और तो अच्छा है कि रिजर्व बैंक ने उसकी एक सीमा तय कर रखी है, अन्यथा क्या हालत होते हर व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 वर्षों में अगर हम लोगों ने नकारात्मक रुख अपनाया होता, हम कुछ नहीं कर पाते। हमने सकारात्मक रूप से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी सकारात्मक भाव के साथ, बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न परिवार,
किसी को भी नहीं। हमने कहा प्रदेश की जितनी भी आबादी है, हर प्रदेशवासी हमारे परिवार का हिस्सा है। समग्र विकास के लक्ष्य को लेकर के कार्य करना है। मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले पावर कारपोरेशन को लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब गोरखपुर में बिजली देनी है 24 घंटे। मैंने कहा भी अब तक तो हमें 3 और 4 घंटे ही मिलती थी, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे में बदल जाएगी? वहां के लोग पचा भी नहीं पाएंगे इसको, इसलिए रहने दीजिए आप। भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 1 गिलास दूध पिए और उसको अचानक आप 1 किलो पिलाने लग जाएंगे तो अपच हो जाएगा उसको। तो मैंने कहा ये अपच क्यों बनाना चाहते हैं आप गोरखपुर को, मत दीजिए। उन्होंने कहा साहब यही होता रहा है। मैंने कहा उसी को तो रोकने के लिए आए हैं। जिस दिन 75 के 75 जनपदों में हम बिजली 24 घंटे देने लग जाएंगे, उस दिन गोरखपुर में भी 24 घंटे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और मैं ये करने के लिए आया हूं कि मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है, 350 तहसीलों में करना है, 825 विकास खंडों में करना है, 762 नगर निकायों में करना है, 14,000 वार्डों में करना है और 1,05,000 राजस्व गांवों में हमारे विकास के कार्य एक साथ होने हैं। कोई भेदभाव नहीं, जिसने वोट दिया उसके यहां भी, जिसने नहीं दिया उसके यहां भी। चुनाव की राजनीति ईवीएम तक, उससे बाहर निकले हैं तो स्वस्थ मनोमस्तिष्क के साथ कार्य करेंगे। समाज के किसी अंग को अस्वस्थ नहीं होने देंगे, कहीं भी नहीं होने देंगे। हम गलत सोचते हैं कि मेरा परिवार मजबूत हो जाएगा, पड़ोस में कोई भूखों मर रहा है तो मरने दो। मुझे लगता है ये हमारी सोच है, नकारात्मक सोच है। मुझे इस मामले में जगतगुरु शंकराचार्य की एक उनसे जुड़ी हुई कथा बहुत अच्छे ढंग से याद आती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसका उदाहरण काफी बार देते थे। वे कहते थे एक बार वे भिक्षाटन करते थे, निकले। उन्होंने देखा कि एक बड़े घर के पास वे गए। भिक्षा का नियम भी होता है कि वह संग्रह करने की वृत्ति न हो, बल्कि भिक्षा एक वृत्ति है। किसी एक घर में जाना है, वहां जो भी मिले 24 घंटे के में उसी को ग्रहण करना है। उन्होंने अलग जगह एक बड़ा घर देखा, अलग जगह घर की मालकिन भिक्षा लेकर के थोड़ी देर में आती है। जितना समय उनको भिक्षा लेकर के आने में लगा, इस दौरान उनकी नजर पड़ी कि ठीक सामने एक झोपड़ी से कराह की आवाज आ रही है। उनको लग गया कि यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है। तो जैसे उस घर की मालकिन, वो बड़े घर की मालकिन जैसे ही भिक्षा लेकर के आई, तो उन्होंने अपना जो आंचल फैलाया था भिक्षा लेने के लिए, उन्होंने तत्काल खींचा, भिक्षा नीचे गिर गई। घर की मालकिन हुई, उन्होंने कहा सन्यासी ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा क्यों? फिर मांगा क्यों? कहा उस समय मेरे कान में आवाज नहीं गूंज रही थी। उन्होंने कहा कौन सी आवाज? उन्होंने कहा देखिए आपके घर के सामने एक कराह सुनाई दे रही हो, भूख से तड़प रहा है। अगर मैं आपकी भिक्षा ले लूंगा तो वह पाप मेरे ऊपर लगेगा, मैं आपके इस पाप में भागीदार नहीं बन सकता हूं। याद रखना, हमारे घर में कोई बगल में भूखा है और हम ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखना उस पाप में हम भी भागीदार बन रहे हैं जो सिस्टम को बीमार बना रहा है। और यह हर व्यक्ति पर भी लागू होता है, पूरे सिस्टम पर लागू होता है, पूरी सोसाइटी में लागू होता है। ये सोसाइटी अगर बीमार है, पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी पूरे सिस्टम को बीमार बनाएगी। एक व्यक्ति अभावों में जी रहा है,
पूरे सिस्टम को अभाव से ग्रसित करेगी, कैसे हम उससे उभारने का प्रयास करें, इसके लिए प्रयास इस सरकार के द्वारा, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और वही प्रयास हम लोगों ने 9 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। आज मैं कह सकता हूं, जिस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति इतनी खराब थी, आज आप जाइए देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में, मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप 2 राज्यों को चयन करना होगा, उसमें से यूपी एक होगा। जो यूपी बॉटम 2 में था, वह यूपी आज टॉप 2 में है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर जितने भी बन रहे हैं, उन एक्सप्रेसवे में 60% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर बने हैं। और ये सभी एक्सप्रेसवे, यानी हमारे आने के पहले 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का अधिकार है, और वह यूपी में पिछले 9 वर्ष के अंदर तैयार हुए हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की है। यूपी के अंदर आप नेपाल को देखिए, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली, इन सब के साथ जुड़ी हुई हमारी जितने भी कनेक्टिविटी है, सब 4 लेन की आपको मिलेगी। और इन सब में भारत और नेपाल से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के नेपाल से जुड़ी हुई सीमा पे, बॉर्डर पे आपको दिखाई देगा भारत नेपाल मैत्री द्वार, यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर आप यूपी और बिहार की सीमा में जाएंगे तो आपको वहां दिखाई देगा उत्तर प्रदेश बिहार मैत्री द्वार। अगर आप झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, वहां भी आपको उत्तर प्रदेश झारखंड मैत्री द्वार, हमारी प्रवेश सीमा उस मैत्री से प्रारंभ होती है। और वह मैत्री यूपी के अंदर यूपी के नागरिकों के लिए करुणा बन जाती है। और वही करुणा का परिणाम है कि हमने प्रदेश के अंदर आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने में यूपी सफल हुआ। यानी हमने एक आधार तैयार किया है कनेक्टिविटी का, रोड की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन के साथ, गांव-गांव की कनेक्टिविटी, शहर-शहर की कनेक्टिविटी। रेलवे का सबसे अच्छा नेटवर्क आज के दिन पे यूपी में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, यह यूपी से होके जाता है। और इसका जंक्शन भी यूपी के अंदर ही है, जहां पे हम लॉजिस्टिक हब का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर स्थापित कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ का, एक वाराणसी का। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित था। आज 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं, 5 में हम और कार्य कर रहे हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी ने बना दिया है, और 15 जून से वहां पर हम डोमेस्टिक सेवा शुरू करने जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, अभी गत माह ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण हो चुका और राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। यूपी देश का पहला रैपिड रेल यूपी के अंदर संचालित हो चुकी है। यूपी देश की नंबर 1 इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच प्रारंभ हो चुकी है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन आज यूपी कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। ये हम लोगों ने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले प्रारंभिक चरण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अंदर प्रदेश की बीमारी को दूर करने के लिए वेलफेयर की स्कीम को हमने प्रभावी ढंग से लागू कराया। आप सोच रहे होंगे यूपी जैसे राज्य में
हमने 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों को एक एक मकान बना करके दिया। 65 लाख। लोग जब सुनते हैं बोलते हैं साहब 65 लाख या 65,000। मैं कहता हूं 65 लाख। आप गिनते जाइए, लेकिन हमने मकान बना करके उन गरीबों को समर्पित कर दिया है। आज वहां पर वे लोग रहते हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। आप सोचिए, सब लोग सड़कों पर पहले शौच करते थे, कितनी गंदगी रही होगी। ये हाल थे। आज सबके अपने घर में शौचालय है। ये शौचालय ही नहीं बने हैं, नारी गरिमा की रक्षा भी हुई है, बीमारियों से मुक्ति मिली है। प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर हम आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उन परिवारों को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। ये सभी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव गांव में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी वहां दी गई है। वेलफेयर की स्कीम को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ उत्तर प्रदेश के स्वयं की रेवेन्यू को भी जनरेट करने की दिशा में हम लोगों ने कार्य किया। देखिए, सच्चाई क्या थी। यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपए था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी, एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वहीं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी है। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का, पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को बाहर गया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम 3rd क्लास की, पता ही नहीं था उनको इंग्लिश के और हिंदी के और में अंतर ही महसूस नहीं होता था। यानी यूपी की जो औद्योगिक विकास की नीति थी, उसमें एक शब्द ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों और शब्द था। आप याद करिए कि अर्थ को कैसे अनर्थ बनाया जाता है और कैसे लुटिया डुबाई जाती है, उसका उदाहरण था। हमने रिफॉर्म किए। आज यूपी के पास 34 और देश के अंदर सबसे अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हमारे पास हैं। कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, हमारे पास सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। निवेश सारथी है, निवेश मित्र है, और इनके माध्यम से हर एक इन्वेस्टर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से करके हम लोगों ने देश के अंदर सर्वाधिक
निवेश को यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज यूपी के पास मौजूद हैं, जिनमें से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। 7.5 लाख करोड़ आज हमारे पास पाइपलाइन पर है, किसी भी दिन हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करवा सकते हैं। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आज इसी का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम। वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर 12-13% से बढ़कर के 36% से ऊपर पहुंचा है। यानी पहले महिलाएं दिन में भी कार्य करने के लिए जाने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। आज वे रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य कर रही हैं और सकुशल अपने घर में वापस आती हैं। ये नए यूपी की ये पहचान है। अब उसको कोई भय नहीं, उसे मालूम है सुरक्षा है। आज यूपी के अंदर हमारे पास जो वर्कफोर्स है, 56% जो वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है, इसकी स्किलिंग के अलग अलग स्टेजेस पे हम लोगों ने कार्य इस पे प्रारंभ किया है। परिणाम है अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। लगातार पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। अब हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकर्स हमारे साथ आते हैं, साहब हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं जब हमें पैसे की आवश्यकता थी तब आप हमारा फोन नहीं रिसीव करते थे। आज हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमने अपना इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस हमने यहां पे पैदा कर दिए हैं कि अब यूपी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी और अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ चुका है। मित्रों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सब कुछ हमारे पास था, पहले भी था। और मैं मानता हूं यूपी का नाम ऐसे ही यूपी नहीं रहा। यहां की राजनीति ने, ये जातिवाद की राजनीति ने, ये परिवारवादी राजनीति ने, ये भेदभावकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इसके कारण उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपनी पहचान के लिए मोहताज रहता था, जबकि यूपी के अंदर वह सब संभावनाएं पहले भी थी। यूपी जैसा कृषि का क्षेत्र किसके पास है देश और दुनिया में? अकेले यूपी एक राज्य है जिसके पास 86% से ज्यादा लैंड सिंचित है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। विकसित देशों में भी यह प्रतिशत 15 से 20% से अधिक नहीं है। यूपी के पास 86% लैंड सिंचित है। एक नहीं 3-3 फसल ले सकता है किसान, ले रहा है। तकनीक के साथ जोड़ करके सरकार थोड़ा भी सपोर्ट कर लेगी, हमारा अन्नदाता किसान कैसे पूरी दुनिया का पेट भरने का उत्पादन कर सकता है, आज ये यूपी के अंदर हो रहा है। कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के यूपी अकेले 18% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। ये यूपी की वह विकास की यात्रा है जो आज आप सबके सामने है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पैदा होगा। हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट यूपी की पहचान हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी इसी बात को कहते हैं कि यही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यही आत्मनिर्भर भारत की राज है, यही आत्मनिर्भरता है। उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके, क्योंकि आत्मनिर्भर गांव नहीं होगा, आत्मनिर्भर नगर नहीं होगा, आत्मनिर्भर जनपद नहीं होगा, तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भी नहीं हो सकता है, और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी कठिनाई होगी। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तो वहां से प्रारंभ होगा।
और इसी पर हम सबको कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये मॉडल भी यूपी ने दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ भी हम आगे बढ़ चुके हैं। यहां की एमएसएमई मृतप्राय हो चुकी थी। आपने देखा होगा उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, न कोई सप्लाई चेन थी, और केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस और अलग अलग विभागों के लिए शोषण का माध्यम बन चुका था। जो सोसाइटी अपने कामगारों का, अपने किसानों का, अपने युवाओं का को उपेक्षित करता हो, वो अपने प्रगति की आगे की संभावनाओं को बाधित कर देता है। और यही यूपी के अंदर होता था। कामगार निराश था, हताश था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, युवा पलायन करने के लिए मजबूर था। नए यूपी में नौजवान अपने ही जनपद और अपने गांव में आज रोजगार प्राप्त कर रहा है, बिना भेदभाव को। वह शासन की सेवाओं में भी जा रहा है, निजी क्षेत्र में भी जा रहा है, एमएसएमई यूनिट में भी अपना योगदान दे रहा और अपना स्वयं का स्टार्टअप भी स्थापित कर रहा है। आज कोई समस्या उसके सामने नहीं, कोई चैलेंज उसके सामने नहीं। वह स्वयं भी अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वह कहती थी नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं। ये शॉर्टकट का जो प्रवृत्ति है, शॉर्टकट का जो मार्ग है, ये आत्मघाती है। जो नकल करवाते थे, नकल माफियाओं को पालते थे, दुर्दांत माफियाओं को पाल करके प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी के संकट पर, उनकी सुरक्षा पर संकट पैदा करते थे। आज उससे यूपी उभर चुका है और उस नए यूपी से आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। लोगों को आश्चर्य होता कैसे हो गया? हमने कहा देखो, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कैसे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितना हमारे पास स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। यूपी की आवश्यकता से कई गुना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध का उत्पादन यूपी के अंदर हो रहा है। एमएसएमई यूनिट हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही, जो मृत प्राय सा हो गया था, हमने टेक्नोलॉजी दी,
पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ा। आज एमएसएमई यूनिट भारत का ब्रांड बन गया है यूपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। करोड़ों लोग उसके माध्यम से कार्य प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों लोग कार्य प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम सामने आता है। आज ये हमारी ताकत बनी है। और मैं जानता था कि बड़े निवेश के लिए उसका बेस चाहिए, लैंड बैंक भी चाहिए, उसका बेस भी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी चाहिए। बेस यही एमएसएमई यूनिट बनी है। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था, कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं, यूपी के अंदर बन रहे हैं। यूपी आज हर एक फील्ड में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे सभी 6 के 6 नोड, जितना हम लोगों ने सोचा था, आप सोचो, हम लोगों ने सोचा था कि 15,000 करोड़ के प्रस्ताव आएंगे, हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं। ज्यादातर यूपी के अंदर उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग और प्रोडक्शन भी हो चुका है, होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है। कोई सोचता था यूपी में होगा, क्योंकि पिछली सरकारों की जो सोच थी वह कट्टा बम तक थी, तो वही बमबाजी करते थे, वही कट्टा के माध्यम से लूटपाट करते थे, हर एक फील्ड में वही दुर्गति होती थी। आज ऐसा नहीं, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर ने एक नई पहचान यूपी को दी है, और यूपी अब भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता में भी अपना योगदान देने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने वाले राज्यों में अब यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, और एक सेक्टर में यूपी अच्छा कार्य कर रहा है। और मेरा मानना है चैलेंज है हमारे सामने। आज वर्तमान में पश्चिमी एशिया का संकट एक चुनौती है, ये देश के सामने ही नहीं, दुनिया के सामने है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस संकट के दौर में लगभग 60 दिन हो चुके हैं। इन 60 दिनों के इस संकट के दौरान देशवासियों को पर अतिरिक्त बोझ नहीं आने दिया, जबकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में जिनके पास अपने रिसोर्सेस हैं, अमेरिका जैसा देश भी जिसके पास अपने स्वयं के रिसोर्सेस हैं, वहां पे भी महंगाई कई गुना बढ़ी है और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कई गुना बढ़े हैं। भारत के अंदर उसको नियंत्रित करने का प्रयास हुआ, और हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कार पुलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का जो भी उनकी व्यवस्था है उसका उपयोग करिए, या फिर जैसे भी हो ईंधन बचाने के लिए हर व्यक्ति हर नागरिक योगदान दे। और सचमुच भारतवासियों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की अपील पर अपना योगदान दिया है। आज दिखाई देता है उसके परिणाम सड़कों पर और पर्यावरण में भी देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है जब देश एक दिशा में सोचता है, एक सोच हमारी होती है, परिणाम आते हैं। एक साथ चलता है देश, प्रगति होती है। ये प्रगति देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। एक दिशा में सोचते हैं तो 500 वर्षों की समस्या का भी समाधान होता है। अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होता है। एक दिशा में सोच करके कार्य करने लगते हैं तो बेहतरीन कोविड प्रबंधन भी हम सब करने में सफल होते हैं। और एक दिशा में हम सब मिलकर के सोचेंगे, एक दिशा में चलेंगे, तो पश्चिम एशिया का जो इस संकट है, इस संकट का भी सामना करने में हम सब
अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर पाएंगे और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और इस संकट से भी हम उसी ढंग से सफलतापूर्वक उबरेंगे जैसे कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। इस सब के बावजूद ये चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए पूरे प्रदेशवासी आज अपना योगदान दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। आधा समय भले ही उन गड्ढों को पाटने के लिए, उस अंधेरे को उजाले में बदलने में यहां की वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और हर एक मोहल्ले में पैदा हुए गुंडों से निपटने में लगी होगी ताकत, लेकिन उस सब के बावजूद प्रगति की दिशा शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। और आगामी जो समय हमारा होगा वह हम सब की उस शानदार यात्रा का एक साक्षी बनेगा, जब यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेगा। ये दूरी ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, अगले 3-4 वर्ष के अंदर ही हम इसको पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी अवश्य बनेगा। भारत की टॉप अर्थव्यवस्था में यूपी होगा और उत्तर प्रदेश पर अब कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अमर उजाला के 78 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अमर उजाला परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि पत्रकारिता के इस धर्म का वह पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।